एपिसोड 100। सारा स्थान शांत था। सभी लोग अविश्वास से फैंग चेन की ओर देखने लगे। क्या इस आदमी को मौत का डर नहीं है? मास जेसन की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा क्रूर था। अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें याद रखूंगा, चाहे तुम कोई भी हो। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। एकमात्र झोंग युआन क्षेत्र ने उसे इस तरह अपमानित करने का साहस किया। यदि वह बदला न लेता तो वह कभी भी गौरवान्वित नहीं हो पाता। फैंग चेन ने शांति से उसकी ओर देखा और उसकी सांस को याद किया। चाहे वह लड़की बिंग एर हो या जुए एर, वह उसे कभी बाहर नहीं जाने देता था। और दूसरा पक्ष वास्तव में उसे मारना चाहता था, और वह भी ऐसा ही करना चाहता था। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह बात नहीं कही। हत्या के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? अब तुम यहाँ से जा सकते हो, उसने कहा। मास जेसन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह जानता था कि काले बाजार में गड़बड़ी फैलाने से निस्संदेह मौत हो सकती है, इसलिए वह अपने आदमियों को वहां से जाने दे सकता था। फैंग चेन और उसका समूह सीधे वहां से चला गया। मास जेसन ने अपने पास बैठे एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ से कहा, उनका बारीकी से अनुसरण करें। हाँ, विशेषज्ञ ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और वहां से गायब हो गया। मास जेसन ने फैंग चेन की पीठ को घूर कर देखा। जाओ, जांच करो कि यह बच्चा कहाँ से आया है और इसकी पहचान क्या है, उसने दूसरे अधीनस्थ से कहा। कार्रवाई करने से पहले उसे फैंग चेन की पहचान की जांच करनी पड़ी। आखिरकार, लिंगजियान द्वीप छिपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए बाघों से भरा हुआ है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर फैंग चेन की कोई खास पहचान नहीं है, तो कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी। हाँ, अधीनस्थ ने वादा किया और चला गया। फैंग चेन को निशाना बनाए जाने की परवाह नहीं थी। मास्टर, ज़िया लिंग ने स्वाभाविक रूप से देखा कि एक योगिनी गुप्त रूप से उनका पीछा कर रही थी। फैंग चेन ने हल्के से कहा, इस पर ध्यान मत दो, व्यापार करना महत्वपूर्ण है। हाँ, ज़िया लिंग ने सिर हिलाया। फैंग चेन ने लिली को देखा जो थोड़ी डरी हुई थी और कहा, अगर तुम डरती हो तो तुम पहले जा सकती हो, मैं तुम्हें कम इनाम नहीं दूंगा। नहीं, लेकिन लिली ने दृढ़ता से कहा, मेरे अपने पेशेवर नियम हैं। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी तो मैं जाऊंगी। फिर उसने फैंग चेन को उत्सुकता से देखा और कहा, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। तुमने मास परिवार के युवा मालिक को अपमानित करने का साहस किया। फैंग चेन ने कहा, जब हम काला बाजार छोड़ देंगे तो वह कैसे जान सकेगा कि मैं कौन हूं? ये सही है, लिली ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में काले बाजार में किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस नियमों का पालन करें। जब हम बाद में निकलेंगे तो मैं आपको दूसरी तरफ ले जाऊंगी, वह निकास जिसके बारे में मास परिवार कभी नहीं सोचेगा। फैंग चेन ने सिर झुकाकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद साथी ताओवादी। ये होना चाहिए। वे बात करते करते काले बाजार की सबसे समृद्ध सड़क पर पहुंच गए थे। यहाँ बहुत भीड़ थी और बहुत चहल पहल थी, और दोनों तरफ अब दुकानें नहीं बल्कि दुकानें बन गईं। लेकिन दुकानों में कोई सामान नहीं था, बल्कि छोटे छोटे कमरे थे, जो बहुत अजीब था। लिली ने बताया, काला बाजार में सब कुछ नहीं बिकता, लेकिन आप जो चाहें वह ले लेते हैं। जल्द ही वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए और कीवेगे नामक एक दुकान पर पहुंचे। लिली ने कहा, दाओ, ये दुकान है। वे मुख्य रूप से दाव खोलने के लिए संसाधन बेचते हैं। सभी लोग एक साथ अंदर गए और एक योगिनी ने तुरंत उनका स्वागत किया तथा उन्हें एक निजी कमरे में ले गई। निजी कमरे में केवल एक योगिनी थी, लेकिन जब फैंग चेन और अन्य लोगों ने उसे देखा तो वे थोड़ा चौंक गए, क्योंकि वह योगिनी केवल 7 या 8 साल की लग रही थी। गोल चेहरा और सुंदर आंखें बहुत प्यारी थीं। किसी को अंदर आते देख योगिनी ने जम्हाई ली और कहा, बैठ जाओ। फैंग चेन और अन्य लोग ये सोचकर बैठ गए कि यह बच्चा क्यों है। योगिनी ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फैंग चेन के हाथ में आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा और एक सूची मेज पर गिर पड़ी। हमें इन चीजों की जरूरत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके स्टोर में ये चीजें उपलब्ध हैं, उन्होंने कहा। योगिनी ने फिर जम्हाई ली, हमारे स्टोर में केवल ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब उसने उस पर लिखी चीजें देखी तो उसने बोलना बंद कर दिया। सूची में दी गई वस्तुएं दिमाग को खोलने के लिए आवश्यक सभी संसाधन हैं, लेकिन ये सभी अमूल्य खजाने हैं, और गोलियों के रूप में परिष्कृत होने के बाद इनका प्रभाव और भी बेहतर होता है। योगिनी ने फैंग चेन को गहराई से देखा और पूछा, क्या आप एक कीमियागर हैं? फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं,
ये वही है जिनकी मालिक को जरूरत है। कीमियागर की पहचान उजागर न करना ही बेहतर है, क्योंकि मानव जाति और कल्पित बौनों की कीमिया पद्धतियां भिन्न भिन्न होने की संभावना है। मार्ग में फैंग चेन ने जियालिंग और उस लड़की से पूछा, जो नहीं जानती थी कि ज़ुए या बिंगर को धन्य भूमि पिंजरे में रखा गया था। उसने और लिली ने फिर से अपने कपड़े बदले और गलियारे से बाहर निकलकर बाहर आ गए। लिली ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, साथी ताओवादी? फैंग चेन ने कहा, मुझे रहने और एकांतवास के लिए एक स्थान चाहिए। यह आसान है, लिली ने कहा, कृपया मेरे साथ आइए। इसलिए दोनों ने दूसरे रास्ते से काला बाजार छोड़ दिया। शक्तिशाली दाओ दाओ जो कीयू मंडप में बैठा था, उसे पता नहीं था कि फैंग चेन और अन्य लोग पहले ही चले गए थे। लिली ने फैंग चेन के लिए एक विशाल पेड़ वाला घर ढूंढा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एकांतवास है, साधना है या फिर अमृत का शोधन और औषधि उत्पादन है। यह इस बार के लिए तुम्हारा इनाम है। फैंग चेन कंजूस नहीं था और उसने लिली को हजारों राक्षसी गोलियां दी। बहुत ज्यादा। लिली की आंखें चमक उठी। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार साथी ताओवादी का धन्यवाद, अन्यथा मुझे और अधिक पैसे खर्च करने पड़ते। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसे स्वीकार कर लो। तो फिर मेरा स्वागत नहीं है। लिली ने खुशी खुशी वह दानव की गोली ले ली और उसे ठीक से रख लिया। मैं साथी ताओवादी को परेशान नहीं करूंगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। जहां तक भट्टी में गुप्त क्षेत्र की बात है तो कृपया इसके बारे में सोचें, उसने कहा। फैंग चेन ने सिर हिलाया। हाँ। उसने लिली को जाते हुए देखा, लेकिन लिली के पेड़ के घर से चले जाने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। सोने का अंडा, स्वर्ण अंडा धन्य भूमि पिंजरे से निकलता है। आगे बढ़ो और उस व्यक्ति का पीछा करो, फैंग चेन ने कहा। सुनहरे अंडे ने सिर हिलाया, एक काले गर्जन में बदल गया और शून्य में डूब गया, ठीक उसी दिशा में जिस दिशा में लिली गई थी। ये देखकर फैंग चेन ने पेड़ की हवेली में प्रवेश किया और जियालिंग को हर जगह संरचनाओं की व्यवस्था करने के लिए कहा। वह हॉल में आया, अपना हाथ हिलाया और लड़की पिंजरे से बाहर निकलकर धन्य भूमि में आ गई। इस समय लड़की की लंबी स्कर्ट थोड़ी घिसी हुई थी और उसका चेहरा थोड़ा चोटिल था। ऐसा लग रहा था कि पकड़े जाने के बाद उसने संघर्ष किया, लेकिन स्पष्टतः इसका कोई फायदा नहीं हुआ। नाम? फैंग चेन ने पूछा। उसने सीधे तौर पर अपनी पहचान नहीं बताई। यद्यपि यह एक बार का रिश्ता था, परंतु ये केवल एक बार का रिश्ता था। लड़की ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, यिन जियाओ जियाओ। ये सुनकर फैंग चेन थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि वह आवाज से जान गया था कि दूसरा पक्ष कौन था। ये ठंडा और कुछ हद तक घमंडी व्यक्ति मेरी बहन बिंगर होगी। लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया, बल्कि पुनः पूछा, आप इस क्षेत्र में कैसे आए? बिंगर ने कहा, टेलीपोर्टेशन के दौरान एक त्रुटि हुई और मुझे यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया गया। क्या कोई और भी है जो तुम्हारे साथ यहाँ टेलीपोर्ट हुआ है? फैंग चेन ने पूछा। बिंगर का दिल कांप उठा, लेकिन वह जल्दी से संभल गई और बोली, नहीं। ये सुनकर फैंग चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नुयन ने उससे कहा था कि दूसरा पक्ष झूठ नहीं बोलता। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, बहनों को एक साथ रहना चाहिए। उसने पहले भी काले बाजार में मेरे प्रति जानलेवा इरादा दिखाया था, लेकिन गुलाम यिन ने मुझे नहीं बताया। ऐसा लगता है कि उसके पास गुलाम यिन को दबाने का साधन है, लेकिन मैंने इन बहनों को कम करके आंका। हाँ, फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। फैंग चेन की दुर्भावनापूर्ण आंखें देखकर बिंग एर का दिल थोड़ा कांप उठा। ऐसी स्थिति में चलो हम अपने कपड़े उतार दें। इस विषय पर बोलते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि मानव सौंदर्य कैसा होता है। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, वह वास्तव में दूसरे पक्ष के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। ये प्रतिद्वंद्वी को पहले से ही अपना बैकहैंड उजागर करने के लिए मजबूर करता है। ये सुनते ही बिंगर का नाजुक शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में डर झलक उठा। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं आदेश दूं? फैंग चेन अभी भी मुस्कुराया। बिंगर की आंखें घूम गईं और वह अचानक घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मास्टर, दरअसल मैं कुछ छिपा रही हूँ। मैं यहाँ संयोग से टेलीपोर्ट नहीं हुई हूँ। ये सुनकर फैंग चेन मन ही मन हंस पड़ा। निश्चित रूप से दूसरा पक्ष एक बैकअप कदम उठाने की योजना बना रहा था। ओह, सचमुच? ये किस लिए है? सतह पर फैंग चेन उत्सुक दिख रहा था। बिंग ने कहा, वास्तव में मैं याओ हाई शियायान क्षेत्र में विशेष रूप से एक खजाने के लिए आया था। खजाना?
फैंग चेन ने अधिक दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया। फैंग चेन के व्यवहार को देखकर बिंग र ने भारी सिर हिलाया। हाँ, ये खजाना दूसरों को अपने ताव छिद्रों को खोलने में मदद कर सकता है। चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली हों, वे कम से कम 40 छिद्रों को खोल सकते हैं। जब फैंग चेन ने ये सुना तो उसे अपने दिल में बहुत अजीब लगा। इस मामले में अन्य लोग उसकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि नियन ने यह नहीं दिखाया कि बिंग र घबरा रही थी। लेकिन फैंग चेन को पहले ही एहसास हो गया था कि नियन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी पुष्टि तब हो सकती है जब दूसरा पक्ष कहता है कि उसका नाम यिन जियाओ है। दूसरे पक्ष के पास दास चिन्ह को सीमित करने का कोई तरीका होना चाहिए। और अचानक दूसरे पक्ष ने कहा कि वहां खजाना है। ये स्पष्ट था कि वह उसे बहकाने की योजना बना रहा था। या तो बाहर उससे निपटने के लिए कोई बैकअप योजना है, या फिर उसकी बहन जुएर बाहर उस पर घात लगा रही है। इसके अलावा उन दोनों के बीच टेलीपैथी उसके और गोल्डन एग के बीच के समान है और वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। वह देखना चाहता था कि बहनें क्या करने जा रही हैं। तो उसने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। सचमुच ये देखकर कि फैंग चेन ने इस पर विश्वास कर लिया है। बिंग र ने बार बार सिर हिलाया। बेशक वह असली मालिक है। ये गुलाम आपसे झूठ कैसे बोल सकता है? तो फिर क्या तुम्हें पता है कि यह खजाना कहाँ है? फैंग चेन ने पूछा। बिंग र ने कहा, बेशक मुझे पता है, और ये लिंगजियान द्वीप से बहुत दूर नहीं है। अगर मालिक इसे चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए इसे लाऊंगा, जब तक मालिक खजाना हथियाने के बाद मुझे जाने देने के लिए सहमत होते हैं। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और मन ही मन उपहास किया। सतह पर उसने कहा, ठीक है, तो तुम रास्ता दिखाओ और मैं तुम्हारे साथ इसे खोज लूंगा। जब तक वास्तव में वह खजाना है जिसका तुमने उल्लेख किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें जाने देता हूं या नहीं। जब बिंग र ने ये सुना तो वह बहुत खुश हुई। धन्यवाद मास्टर। तो फिर चलें, फैंग चेन ने कहा। हाँ, बिंग र ने सिर हिलाया। वृक्ष भवन से निकलते ही मेरी मुलाकात जिया लिंग से हुई जिसने एक संरचना की व्यवस्था की थी। फैंग चेन ने कहा, तुम यहीं रहो और पहरा दो, मैं उसके साथ बाहर जाऊंगा। जब बिंग ए ने फैंग चेन के शब्द सुने तो उसने राहत की सांस ली। वह देख सकती थी कि जिया लिंगनाई साधना के शिखर पर पहुंच चुकी थी, और अगर वह आसपास न होती तो सफलता की संभावना अधिक होती। जिया लिंग स्वाभाविक रूप से फैंग चेन के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा और सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। हाँ। बिंग ए की मानवीय पहचान को दूसरों का ध्यान आकर्षित करने से रोकने के लिए फैंग चेन ने उसे धन्य भूमि में एक पिंजरे के पीछे रख दिया। उन्होंने उसे छोड़ने से पहले लिंगजियान द्वीप से 100 मील दूर होने तक इंतजार किया। उसने छोटी लकड़ी की नाव को बुलाया और कहा, इस पर चढ़ जाओ। हाँ, स्वाभाविक रूप से बिंग र ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह नाव पर पहले चढ़ सकी। फैंग चेन भी उनके ठीक पीछे था। उन्होंने कहा, मार्गदर्शन करें। हाँ, बिंग र ने उसे पहचान लिया और कहा, इस तरफ गुरु, कृपया मेरे पीछे आएं। वे दोनों छोटी लकड़ी की नाव को लिंगजियान द्वीप के दक्षिण पूर्व की ओर ले गए। ये यात्रा हजारों मील दूर है। इस समय चारों ओर विशाल महासागर था और किसी भी जीवित प्राणी का कोई निशान नहीं था। बिंग ए ने फैंग चेन के चेहरे पर आ रहे बदलावों को ध्यान से देखा। ये देखकर कि वह शुरू से अंत तक शांत दिख रहा था और उसे कोई संदेह नहीं हुआ, उसने मन ही मन राहत की सांस ली। क्या यह अभी तक यहाँ नहीं है? फैंग चेन ने पूछा। बिंग र ने तुरंत जवाब दिया, ये तो ठीक सामने है। वे दर्जनों मील तक चलते रहे और बिंग र ने गहरे समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुजी, ये गहरे समुद्र में है। मार्गदर्शन करो, फैंग चेन ने कहा। हाँ, बिंग ए ने फैंग चेन को ले लिया और समुद्र में भाग गया। क्योंकि यह एक अंतर्देशीय समुद्र है, इसलिए यहाँ कोई शक्तिशाली समुद्री राक्षस नहीं है। वे दोनों हजारों फीट नीचे गोता लगाने लगे और समुद्र की तलहटी तक पहुंचने ही वाले थे। लेकिन अभी अचानक चारों ओर परिवर्तन होने लगे हैं। अनगिनत संरचनाएं टिमटिमाती हुई एक अवरोध में बदल गईं, जिससे वे दोनों फंस गए। इससे पहले कि फैंग चेन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने चारों ओर कोहरा बढ़ता देखा। जब ये धीरे धीरे तितर बितर हुआ तो बिंगर की आकृति उस स्थान से गायब हो गई थी। फैंग चेन ने गुलाम सील को सक्रिय कर दिया और तुरंत उसका स्थान जान लिया। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसने पाया कि बिंग ए के बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था। वह जुए ए थी। वास्तव में फैंग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ।
फैंग चेन ने बिंग एयर को नियंत्रित करने के लिए गुलाम सील को सक्रिय करने की कोशिश की। बिंजो ने उसके नियंत्रण को महसूस किया और जल्दी से दोनों हाथों से मुहरें बना लीं। उसने अपना माथा मारा। अगले ही क्षण उसने दबी हुई कराह निकाली और उसके मुंह से खून निकल आया। अचानक फैंग चेन को एहसास हुआ कि गुलाम सील का नियंत्रण बहुत कमजोर हो गया था। यद्यपि वह अभी भी इसे नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह एक विचार से बिंग र के जीवन या मृत्यु का फैसला नहीं कर सकता था। ये दास अनुबंध बहुत ही कमजोर है। फैंग चेन उसे घृणा करने से नहीं रोक सका, लेकिन उसे बिंग एयर की अद्भुतता पर आह भी भरनी पड़ी। दास मालिक के अनुबंध में कुछ भी गलत नहीं था। हम केवल इतना कह सकते हैं कि बिंग र के पास दास्ता के निशान का विरोध करने का तरीका है। जुए बिंग र के बारे में चिंतित थी और उसने फैंग चेन को गुस्से से देखा। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो गुलाम अनुबंध को जल्दी से रद्द कर दें, अन्यथा आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। फैंग चेन ने शांति से कहा, क्या आपको लगता है कि आप इस संरचना से उसे मार सकते हैं? जुएर ने कहा, मुझे पता है कि आपकी ताकत वास्तव में दाव के मध्य चरण में है, लेकिन ये गठन ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे के मजबूत लोगों को मार सकता है। आप निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। फैंग चेन ने एहसास का भाव दिखाया, क्या ऐसा है? तब तो मैं सचमुच खतरे में हूँ। जुएर ने कहा, मैं तुम्हें मारने का इरादा नहीं रखती। जब तक तुम मेरी बहन को जाने देने को तैयार हो, मैं तुरंत तुम्हें बाहर निकालने के लिए रास्ता खोल दूंगी। फैंग चेन ने कहा, क्या होगा अगर मैं नहीं चाहता? आपकी बहन स्लेव सील का विरोध कर सकती है, लेकिन अगर मैं स्लेव सील को बाहर निकलने के लिए मजबूर करता हूँ तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम कभी जीवित नहीं रह पाओगे, जुएर चिल्लाया। फैंग चेन ने ये सुना और थोड़ा मुस्कुराया, यह जरूरी नहीं कि सच हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह संरचना तुम्हें नहीं मार सकती? जुएर ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, ये संरचना वास्तव में उसे मार सकती है, लेकिन अगर मैं संरचना में प्रवेश नहीं करता तो क्या होगा? क्या आप फॉर्मेशन में प्रवेश नहीं कर पाए? जुए ने असमंजस में फैंग चेन को देखा, लेकिन अगले ही पल संरचना में फैंग चेन का शरीर भ्रामक होने लगा और क्रिस्टल में बदल गया। ये दृश्य देखकर जुए और बिंगर के चेहरे एकदम बदल गए। यह उसका असली शरीर नहीं है। जुए, चले जाओ, बिंग एयर ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत जुए एयर पर चिल्लाई। गठन के समर्थन के बिना वे निश्चित रूप से फैंग चेन के लिए कोई मुकाबला नहीं है। बहुत देर हो चुकी है, एक आवाज धीरे से सुनाई दी और फैंग चेन अंधेरे से बाहर आया। दोनों महिलाओं को मुस्कुराते हुए देखा। बिंग एयर ने फैंग चेन को घूरते हुए पूछा, तुम कब बदल गए? फैंग चेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब आपको जहाज पर चढ़ने के लिए कहा जाएगा। जब उसने छोटी लकड़ी की नाव बुलाई तो उसने बिंग अ को पहले उस पर चढ़ने दिया। उस समय उसने आकाशीय बर्फ क्रिस्टल का उपयोग करके अपना रूप बदल लिया और फिर जहाज पर चढ़ गया। उसने छाया निंजा अंगूठी पहन ली और चुपके से उसके पीछे चला गया। चूंकि वह जानता था कि यह एक जाल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने जोखिम नहीं उठाया। भले ही दोनों महिलाओं की साधना केवल झोउ युआन क्षेत्र में ही है। बिंग र का चेहरा निराशा से भरा था। वे केवल झोउ युआन क्षेत्र में हैं। फैंग चेन के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तुमसे लड़ूंगा। जुएर के खूबसूरत चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक दिखी। उसके पीछे 15 दाव पात्र प्रकट हुए। दहाड़ते हुए वह हाथ में एक लंबी तलवार लेकर फैंग चेन पर टूट पड़ी। अचानक आसपास का समुद्री पानी भारी बर्फ में बदल गया। जुएर का पीछा करते हुए वह फैंग चेन की ओर दौड़ा। उसका ये कदम एक महान जादुई शक्ति थी और वह फैंग चेन से मौत तक लड़ने का इरादा रखती थी। फैंग चेन के हाथ में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और उसके हाथ में एक रहस्यमयी हड्डी की तलवार दिखाई दी। भाड़ में जाओ, जुए गुस्से से चिल्लाए। उसने अपनी तलवार से वार किया। हर जगह बर्फ उड़ गई। इस तलवार की शक्ति, इसमें वास्तव में दाव क्षेत्र में लोगों को मारने की शक्ति है। लेकिन इस तलवार का सामना करते हुए फैंग चेन शांत रहा। तलवार उठाओ और काट दो। टकराना। जुएर की शक्तिशाली तलवार सीधे फैंग चेन द्वारा तोड़ दी गई थी। वह भी सीधे पानी में उछलती हुई बाहर आ गई। सौभाग्यवश बिंग र ने उसे रोक लिया और उसे ज्यादा दूर उड़ने से रोक दिया। लेकिन फैंग चेन की तलवार ने उसे कई बार खून थूकने पर मजबूर कर दिया। बहुत मजबूत। जुए ने आश्चर्य से फैंग चेन की ओर देखा। इसकी ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी।
फैंग चेन ने दोनों लड़कियों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम फिर से संघर्ष करना चाहती हो? जुइर फिर से ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन बिंगर ने उसे रोक दिया। मत जाओ, तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। इस तलवार का उपयोग करके वह बता सकती थी कि जुए निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने फैंग चेन की ओर देखा और पूछा, हमें जाने देने के बदले में तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? फैंग चेन ने कहा, मुझे अपनी यात्रा का उद्देश्य बताओ और सच बताना बेहतर है। अन्यथा मैं केवल सबसे प्रत्यक्ष विधि आत्मा की खोज का उपयोग कर सकता हूँ। ये सुनकर दोनों लड़कियों को पता चल गया कि इस बार वे बच नहीं सकेंगी। बिंगर ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में हम यहाँ दुर्घटनावश नहीं आए थे, बल्कि एक उद्देश्य से आए थे। बात बस इतनी सी थी कि टेलीपोर्टेशन के दौरान एक दुर्घटना घट गई थी और हम उस स्थान पर टेलीपोर्ट नहीं हो पाए जहां हम जाना चाहते थे, इसलिए हमें कल्पित बॉनो ने खोज लिया। जुइर ने यह भी कहा, बहन को मेरी रक्षा के लिए योगिनी द्वारा पकड़ लिया गया था। फैंग चेन ने सिर हिलाया। ये स्पष्टीकरण उचित था, ऐसा क्यों? उसने पूछा। भट्टी के गुप्त क्षेत्र में खजाने के लिए, बिंग रा ने कहा। फैंग चेन दंग रह गया। ये फिर से उस खजाने के लिए था। उसने कहा, तुम दोनों झोउ युआन क्षेत्र में हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस खजाने को जब्त कर सकते हो? बिंगर ने कहा, बेशक है बहन, आप मुझे नहीं बता सकती, जुए ने चिंतित होकर कहा। बिंगर ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो शायद मैं अपनी जान बचा सकूं। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो मेरे पास वाकई कोई मौका नहीं होगा। यदि वो उन्हें बता देती तो फैंग चेन प्रलोभन में आ सकता था और खजाना पाने के लिए अस्थायी रूप से उनकी जान बख्श सकता था। अगर वे उन्हें नहीं बताते तो दूसरा पक्ष उन्हें सीधे मार देता। बिंग रा ने आगे कहा, भट्टी के गुप्त क्षेत्र में एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें एक चाबी की जरूरत होगी। फैंग चेन का दिल द्रवित हो गया और उसने पूछा, क्या तुम्हें चाबी मिल गई? नहीं, बिंगर ने अपना सिर हिलाया और कहा, चाबी बहुत पहले खो गई थी और अब तक नहीं मिली है। तो आप उस दरवाजे को खोलने की योजना कैसे बना रहे हैं? हम बहनों के पास एक रहस्यमयी तकनीक है। इस तकनीक से हमारे पास उस दरवाजे में घुसने और खजाना निकालने की 70% संभावना है, बिंग रा ने कहा। ये सुनकर फैंग चेन को विश्वास नहीं हुआ। आपने जो कहा उस पर विश्वास करना कठिन है। बिंगर को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कहा, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? अगर तुम्हें वह खजाना मिल गया तो आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में प्रवेश करना अब एक विलासिता नहीं रह जाएगा। और आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र पहले से ही कितियन महाद्वीप पर अजेय है, सिवाय शीर्ष पर बैठे शक्तिशाली लोगों के। एक व्यक्ति आपसे ऊपर है और 10,000 लोग आपसे नीचे हैं। आत्मा सागर क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसका सभी साधक स्वप्न देखते हैं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि फैंग चेन को प्रलोभन नहीं हुआ था। ये सुनकर फैंग चेन थोड़ा मुस्कुराया। अगर वह हयान ज्वालामुखी पर नहीं गया होता तो उसे बहुत लालच होता, लेकिन चाबी तो उसके पास पहले से ही थी, इसलिए इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्होंने फिर भी पूछा, यदि आपके पास वास्तव में कोई रास्ता है तो आप उन आध्यात्मिक समुद्री आकाओं को कैसे लुभाते हैं? बिंगर ने कहा, ये बहुत सरल है। हर बार 10 खजाने दरवाजे के पीछे से उड़कर बाहर आएंगे। जब तक आखिरी खजाना दिखाई देता है और भाग जाता है, वे स्वाभाविक रूप से उस खजाने का पीछा करेंगे। आखिरकार वे दरवाजा नहीं खोल सकते, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं रुकेंगे और यह कार्रवाई करने का सबसे अच्छा अवसर होगा। और मेरे पास उस खजाने को भगाने का एक रास्ता है। ये सुनकर फैंग चेन भावुक हो गया। क्या उनकी सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि वह नहीं जानते कि उन शक्तिशाली लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए? इन बहनों की मदद से यह मामला आसान हो जाएगा। आखिरी सवाल, आप किसके प्रति वफादार हैं? फैंग चेन ने पूछा। बिंग रा एक क्षण के लिए चुप हो गई, लेकिन अभी भी उसे यह नहीं पता था कि क्या उत्तर दे। मानव सम्राट। मानव सम्राट, सबसे मजबूत इंसान, मानव जाति के बीच एकमात्र आध्यात्मिक सागर के ऊपर। फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और अचानक हंसा, हा 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 हा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? 2 झोउ युआन क्षेत्र, क्या मानव सम्राट उन पर नजर रख सकता है? बिंगर ने कहा, हम कुछ हद तक विशेष हैं, लेकिन हम आपको यह नहीं बता सकते कि क्यों। हालांकि मैंने इस बारे में आपसे झूठ नहीं बोला। फैंग चेन ने पूछा, क्या यह मेरी योगिनी पहचान के कारण है? बिंग रा ने इनकार किए बिना सिर हिला दिया। क्या होगा अगर मैं भी एक इंसान हूँ? फैंग चेन ने फिर पूछा। मानव जाति,
दोनों लड़कियां दंग रह गईं और बोली, मजाक मत करो साथी ताओवादी। फैंग चेन हल्का सा मुस्कुराया और उसके चारों ओर रोशनी चमक उठी। अगले ही क्षण वह अपने मानव रूप में लौट आया। उसने दोनों लड़कियों से कहा, साथी ताओवादी बिंग र, साथी ताओवादी जुए र, बहुत समय हो गया मिलते हुए। यह आप है। जुए ने तुरंत फेंग चेन को पहचान लिया। वह सुंदर चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। बिंगर ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चेरी माउथ बहुत आश्चर्यचकित था। वह अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर सकी। लेकिन यदि कोई और व्यक्ति किसी और होने का दिखावा कर रहा होता तो उनके लिए फैंग चेन होने का दिखावा करना बिल्कुल असंभव होता, जिसका केवल उनके साथ ही रिश्ता था। दूसरे शब्दों में, मेरे सामने वाला व्यक्ति वास्तव में फैंग चेन है। तुम यहाँ क्यों हो? बिंग र थोड़ा हकलाया। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। फैंग चेन ने कंधे उचकाए और कहा, ये लगभग ऐसा है जैसे तुम्हें इस क्षेत्र में ले जाया जा रहा हो। तो फिर तुमने पहले अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? बिंग र ने फिर पूछा। मुझे पहले नहीं पता था कि तुम किस पक्ष से हो। अगर तुम अपनी पहचान बता दोगे तो यह मेरे लिए संकट ही पैदा करेगा। फैंग चेन ने सच कहा। बिंगर ने ये सुना और उसे लगा कि यह उचित है। आखिरकार विदेशी धरती पर मिलते समय अपनी पहचान उजागर करना सचमुच बहुत खतरनाक है। वाह वाह वाह! अचानक बगल में बैठी जुए रोने लगी। फैंग चेन और बिंग र दोनों दंग रह गए और उसे अजीब नजरों से देखने लगे। जुए ने रोते हुए कहा, मुझे लगा कि आज का दिन खत्म हो गया। तुम बहुत डरावने हो। क्षमा करें, लेकिन मुझे ये करना होगा। हालांकि वह माफी मांग रहा था, लेकिन फैंग चेन के स्वर में माफी का कोई निशान नहीं था। बिंग ए ने फैंग चेन को देखा और पूछा, तुम हम दोनों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? फैंग चेन ने शांति से कहा, भविष्य की सुरक्षा के लिए मुझे तुम दोनों पर गुलामी का निशान लगाना होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, बिंग र गंभीर हो गई। जुएर और भी जोर से चिल्लाया, क्यों? फैंग चेन ने कहा, मेरी मानवीय पहचान केवल मेरे साथियों और यहाँ मौजूद आप लोगों को ही पता है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं केवल यही कर सकता हूँ। जब मैं क्यूशू वापस आऊंगा तो मैं आप दोनों की दास मुहरों को स्वचालित रूप से खोल दूंगा। ये सुनकर बिंग र चुप हो गया। किसी पर गुलामी का ठप्पा लगाने और अपनी जान दूसरे पक्ष के हाथों में सौंपने में कोई अंतर नहीं है। अगर हम ऐसा न करें तो क्या होगा? उसने पूछा। फैंग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। बिंग र को इस नज़र में ही समझ आ गया, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा और कड़े तरीकों का इस्तेमाल करेगा। जब मामला जीवन मरण का था तो फैंग चेन ने किसी भी तरह से पर्दा उठाने से इनकार कर दिया। चूंकि आप अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते तो आपने मुझे अपनी असली पहचान क्यों बताई? बिंगर ने पूछा। हमारे भावी सहयोग को और अधिक सुचारू बनाने के लिए ये स्पष्ट है कि भिन्न जाति का होना संभव नहीं है। फैंग चेन ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या आप भी भट्टी के गुप्त क्षेत्र में खजाने पर नजर रख रहे हैं? फैंग चेन ने सिर हिलाया। क्या तुम उस खजाने को पाने के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहते हो? हम उस खजाने को मानव सम्राट को देने की योजना बना रहे हैं, बिंग र ने कहा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास अपना तरीका है। मुझे इसे दूर करने के लिए आपके गुप्त तरीकों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में उन शक्तिशाली लोगों को लुभाने के लिए आपकी आवश्यकता है। जहां तक सवाल है कि इसे कौन प्राप्त करता है, ये सब उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। बिंग र चुप हो गई, एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर हमें खजाना मिल जाए तो क्या तुम आकर इसे चुरा लोगे? यहाँ गुलाम के निशान के साथ मुझे डर है कि हम इसे तुमसे नहीं चुरा सकते। फैंग चेन मुस्कुराया और कहा, तुम सही हो। अगर मेरे पास अपना रास्ता नहीं होता तो मैं वास्तव में उसे लूटने में सक्षम हो सकता था, लेकिन मुझे अपने तरीकों पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि मैं आपको लूटूंगा नहीं। यदि वह जिसके पास चाबी है बिंग र र को नहीं चुरा सकता जिसके पास गुप्त कौशल है, तो ये खजाना उसके हाथ से निकल जाएगा। इस मामले में वह जबरदस्ती नहीं करेगा। बिंगर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका सुंदर चेहरा अविश्वास से भरा था। ये केवल फैंग चेन का मौखिक वादा था जो बहुत अविश्वसनीय था। हम आपके शब्दों पर विश्वास करते हैं और आपके अनुरोध से सहमत हैं। अचानक जुए जो रो रही थी बोली। बिंग दंग रह गई और गुस्से से बोली, जुए क्या तुम जानती हो कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? जुए ने कहा, बहन, हमारी वर्तमान स्थिति में
उन्होंने हमसे इस तरह बात करके हमें पर्याप्त सम्मान दिया है। तभी बिंग एयर को एहसास हुआ कि वे अभी भी फैंग चेन की पकड़ से नहीं बच सकते। जुएर की बड़ी बड़ी नम आंखों ने फिर से फैंग चेन की ओर देखा, और मुझे ये भी विश्वास है कि साथी ताओवादी फैंग हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। वह हमसे अप्रत्याशित रूप से मिला, लेकिन वह लुओ शेनमेन के खिलाफ हमारे लिए खड़ा होने को तैयार था, तो वह निश्चित रूप से एक बुरा व्यक्ति नहीं है। मुझे विश्वास है कि वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। बिंगर चुप था। फैंग चेन ने उनसे कुछ ही शब्द कहे, उसके बाद वह उनके पक्ष में खड़ा होने को तैयार हो गया। यदि वह वास्तव में खलनायक था तो उसे उस समय चुप रहना चाहिए था, अन्यथा वह अपने घाव पर नमक छिड़कता। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने उस पर गुलाम का चिन्ह लगा दिया है। ये सोचकर उसने मन ही मन आह भरी और कहा, मैं भी साथी दाओवादी फैंग में विश्वास करती हूँ। फैंग चेन ने सिर हिलाया और कहा, उस मामले में आप दोनों चेतना के समुद्र को छोड़ दें। साथी ताओवादी बिंग मैं आप पर गुलाम का निशान फिर से लगाना चाहता हूँ। पिछला वाला बिंगर द्वारा आधा तोड़ दिया गया था और नियंत्रण बहुत कम था। बेहतर होगा कि आप अपने दास सील के बारे में शांति से सोचें। अच्छा, बिंगर ने सिर हिलाया। तुरंत ही दोनों महिलाओं ने अपनी मानसिक सतर्कता खो दी। फैंग चेन विनम्र नहीं था और सीधे दोनों महिलाओं के शरीर में गहराई तक चला गया, जिससे उसका अपना बीज पीछे रह गया। क्या आप दोनों परिवर्तन की विधि समझ सकते हैं? बात खत्म करने के बाद फैंग चेन ने अस्पष्ट सांस छोड़ते हुए पूछा। जुएर थोड़ी असहज लग रही थी क्योंकि यह उसका पहला मौका था। बिंगर के पास अनुभव था और वह जल्दी ही स्वस्थ हो गया। ये सुनकर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये ठीक इसलिए था क्योंकि मैं परिवर्तन की कला नहीं समझती थी, इसलिए मैं आसानी से फंस गई। फैंग चेन ने कहा, ऐसी स्थिति में आपको पहले दुखी होना चाहिए और मेरी धन्य भूमि के पिंजरे में प्रवेश करना चाहिए। पहले मेरे पेड़ के घर में लौटें और फिर किसी और चीज के बारे में बात करें। उसके धन्य भूमि पिंजरे को केवल एक पालतू जानवर की जरूरत है। इस समय दोनों महिलाएं दास के रूप में स्वाभाविक रूप से प्रवेश कर सकती हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से दोनों लड़कियां मना नहीं करेगी। फिर दोनों लड़कियां धन्य भूमि पिंजरे में प्रवेश कर गईं। फैंग चेन ने यहाँ लड़ाई के सभी निशान मिटा दिए और लिंगजियन द्वीप की ओर दौड़ पड़ी। पेड़ के घर की ओर वापस दौड़े और पाया कि जिंदन वापस आ गया था। कैसा है? फैंग चेन ने पूछा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से पूछा कि क्या लिली को कोई समस्या है। अबा, जिंदन ने मंत्रोच्चार किया। जब फैंग चेन ने ये सुना तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसके माता पिता द्वीप पर हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। फैंग चेन ने जिंदन को 300 स्तर 7 राक्षस गोलियां और बड़ी संख्या में स्तर 65 राक्षस गोलियां दी जो उसने अपनी भंडारण अंगूठी में प्राप्त की थी, और कहा, आप हाल ही में इस पेड़ के घर में अभ्यास करेंगे और आपको अगले भट्टी गुप्त क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखानी होगी। जिंदन ने इन राक्षसी गोलियों को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने बार बार सिर हिलाया, सभी राक्षसी गोलियों को लपेटा, फैंग चेन के बगल में एकांत कक्ष में प्रवेश किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिर फैंग चेन ने जियालिंग को अपने साथ हॉल में प्रवेश करने के लिए कहा और फिर बहनों बिंग एर और जुए एर को रिहा कर दिया। जब दोनों लड़कियों ने जियालिंग जैसे दिखने वाले प्राणी को देखा तो वे तुरंत सतर्क हो गईं। फैंग चेन ने कहा, जियालिंग, आप वापस बदल सकते हैं। हाँ, इसके बाद जियालिंग वापस अपने मानव रूप में आ गई। वह भी एक इंसान है। बिंग दंग रह गया। उसने देखा था कि जियालिंग में असाधारण साधना थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह भी एक इंसान थी। मेरे गुरु और मुझे एक साथ टेलीपोर्ट किया गया था, जियालिंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यहाँ एक ही जाति के लोगों से मिलना वास्तव में अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, जुए ने बार बार सिर हिलाया। फैंग चेन ने कहा, ठीक है, अब यादों को ताज़ा करने का समय नहीं है। उसने बिंग की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास बदलने का कोई रास्ता नहीं है, तुम भट्टी के गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश करोगे? बिंगर ने जवाब दिया, हालांकि हमारे पास बदलाव की कला नहीं है, लेकिन हमारे पास एक गुप्त तरीका है, इसलिए चुपके से घुसना कोई समस्या नहीं है। उन्हें इसलिए पकड़ा गया क्योंकि जब उन्हें यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था तो उनका सामना एल्वो से हुआ था और उन्हें प्रदर्शन करने का मौका मिलने से पहले ही पकड़ लिया गया था। हालांकि भट्टी का गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से खुला है और कोई भी इसकी रखवाली नहीं कर रहा है। गुप्त क्षेत्र में घुसकर खजाने चुराना कठिन नहीं है। फैंग चेन ने पूछा, मुझे जिज्ञासा है, आप मानव सम्राट के लिए काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप विभिन्न क्षेत्रों से खजाने छीनने की कोशिश कर रहे हैं?
अगर ऐसा है तो आपने केवल झोयुआन क्षेत्र में ही लोगों को क्यों भेजा? फैंग चेन के मन में ये सबसे बड़ा संदेह है। जुए और बिंग रने एक दूसरे को देखा, जैसे कि वे विचार कर रहे हों कि क्या फैंग चेन को बताना चाहिए या नहीं। ये देखकर फैंग चेन ने कहा, तुम दोनों, मैंने तुम सभी पर गुलामी के निशान लगा दिए हैं। मुझे पता है कि तुमने झूठ बोला है या नहीं। दोनों महिलाओं को याद आया कि वे अभी भी किसी और की छत के नीचे रह रही थी। एक आह भरते हुए बिंग र ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे बताते हैं या नहीं, आखिरकार आप भी मानव जाति के सदस्य हैं। जैसा कि आपने कहा, हम वास्तव में मानव जाति को मजबूत करने के लिए मानव सम्राट के लिए विभिन्न क्षेत्रों से खजाने छीन रहे हैं। लेकिन इसका एक और उद्देश्य भी है, वह है पराजय के बाद मानव जाति के लिए शरणस्थल के रूप में एक सुरक्षित स्थान ढूंढना। मानव जाति पराजित हो गई है। अभयारण्य। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उन्होंने पूछा, क्या मानव जाति शीर्ष के लिए नहीं लड़ रही है? वे आश्रय की तलाश क्यों कर रहे हैं? बिंगर ने असहाय होकर कहा, हालांकि मानव जाति शीर्ष के लिए लड़ रही है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे शीर्ष तक पहुंचने में सक्षम होंगे। और अगर यह विफल हो जाता है तो यह विनाश के खतरे में होगा। भले ही इसका नेतृत्व एक मानव सम्राट कर रहा हो, लेकिन बहुत अधिक उम्मीद नहीं है। चूंकि उम्मीद बहुत कम है, तो शीर्ष स्थान के लिए क्यों लड़ना? क्या धैर्य रखना और ताकत जमा करना बेहतर विकल्प नहीं है? फैंग चेन ने फिर पूछा। बिंगर ने कहा, विदेशी जाति के दबाव के कारण हमें शीर्ष के लिए लड़ना होगा, अन्यथा मानव जाति का पतन ही होगा और शीर्ष के लिए लड़ने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से मानव जाति को बचा सकते हैं, लेकिन एलियंस हमेशा हम पर हमला करेंगे। यदि आप लड़ेंगे तो आप नष्ट हो सकते हैं। एक बार आप सफल हो गए तो मानव जाति ऊपर उठ जाएगी। महाद्वीप की शीर्ष जातियों में से एक बन जाओ। तो मानव सम्राट ने लड़ने का फैसला किया। भले ही थोड़ी उम्मीद हो, फिर भी हम लड़ना चाहते हैं। फैंग चेन ने पूछा। सही, मानव सम्राट ने एक बार कहा था, मैं खून से सने कपटों में लड़ने को तैयार हूँ। मैं आत्मसमर्पण करने के बजाय विनाश करना पसंद करूंगा। मैं आत्मसमर्पण करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। फैंग चेन चुप था। भले ही थोड़ी सी भी आशा हो, मानव जाति अन्य विदेशी जातियों से कमतर होने को तैयार नहीं है। या फिर शीर्ष पर चढ़ जाओ और भीड़ से अलग दिखा, या तो नष्ट हो जाओ और लंबे वर्षों में गायब हो जाओ। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानव जाति का वर्चस्व का युद्ध उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक था। बिंग र ने आगे कहा, इसलिए मनुष्यों के लिए एक आश्रय स्थल छोड़ने के लिए हमें क्विटियन महाद्वीप पर एक संभावित शरणस्थल की तलाश करने के लिए भेजा गया। जहां तक सवाल है कि हम क्यों हैं, तो इसका कारण यह है कि हम दोनों बहनें विशेष हैं और अंतरिक्ष संचरण और दबाव से डरती नहीं हैं। फैंग चेन ने एक पल सोचा और पूछा, क्या आप उस खजाने को पाने के लिए दृढ़ हैं? नहीं। बिंगर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मानव सम्राट ने हमें इसके लिए लड़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए कहा है। ये केवल मानव प्रतिभाओं को आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने की आशा देता है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। इसलिए साथी ताओवादी अगर इसे लेना चाहते हैं तो उन्हें बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार यह एक अवसर है, कोई भी इसे ले सकता है। फैंग चेन ने धीरे से सिर हिलाया। क्या आपके कोई प्रश्न है, साथी ताओवादी? बिंग र ने पूछा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरे संदेह को स्पष्ट करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। भट्टी में गुप्त क्षेत्र खुलने से पहले आप दोनों यहाँ एकांत में अभ्यास करेंगे, इसलिए इधर उधर भागना मत। भले ही दोनों महिलाएं मानव जाति के प्रति वफादार थीं, फिर भी फैंग चेन उन्हें स्वतंत्र नहीं होने दे सकता था। एक बार वे पकड़े गए तो उसकी पोल खुल सकती है। बिंग र ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया। उसने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो साथी ताओवादी, हम यहाँ ईमानदारी से रहेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जिया लिंग, उन्हें आराम करने के लिए ले जाओ। हाँ, जिया लिंग सहमत हो गया और दोनों बेटियों के साथ चला गया। फैंग चेन ने दोनों लड़कियों को जाते हुए देखा। उसने अपना अभ्यास शुरू नहीं किया, बल्कि गहरी सोच में डूब गया। दूसरी ओर अमर आत्मा स्वर्गीय महल मुख्य हॉल में एलिंग एक फ्यूटन पर पैर मोड़कर बैठी थी और एकांत में अभ्यास कर रही थी। अचानक दरवाजा धीरे से खुला। एक छोटा सा व्यक्ति बाहर से अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। एलिंग ने अपनी आंखें नहीं खोली और पूछा, क्या तुम्हें वह मिल गया है? आगंतुक ने जम्हाई लेते हुए कहा, आखिरकार हमें आखिरी कुत्ता मिल गया, लेकिन वो बहुत सतर्क है।
मुझे डर है कि उसे शामिल करने के लिए हमें अभी भी कुछ प्रयास करने होंगे। फैंग चेन निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होगा यदि वह इस व्यक्ति को देखेगा, क्योंकि वह वही लिली है जो पैसे से इतनी ईर्ष्या करती है। दूसरे शब्दों में, गुप्त विधि का उपयोग करने के बाद वह एक लड़की, प्रेम की रानी एलिस में बदल गई। एलिस ने कहा, मेरे जाने के बाद उसने मेरे पीछे आध्यात्मिक जानवर भी भेजे। सौभाग्य से वह पहले से तैयार था, लेकिन रहस्य उजागर नहीं हुआ। तो फिर आप उसे अपनी टीम में शामिल करने की योजना कैसे बना रहे हैं? इन प्रतिभाशाली लोगों से बात करना इतना आसान नहीं है, एलिंग ने कहा। निश्चिंत रहें, एलिस ने आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं वर्षों को उलटकर अपनी लड़कपन की अवस्था में वापस जा सकती, तो भी वह आकर्षक और मनमोहक होगी। वह मेरी पकड़ से बच नहीं सकता। एलिंग ने उसकी ओर आंखें घुमाई और कहा, इंसानियत से बोलो। उस आदमी ने मास परिवार को नाराज कर दिया। मैं मास जेसन को उसकी हवेली का स्थान बताने की योजना बना रही हूँ। फिर उसे बताऊंगी कि मास जेसन को उसका स्थान पता है और उसका पक्ष जीतने के लिए इस समस्या को सुलझाने में उसकी मदद करूंगी। इस मामले में उसके लिए मेरे निमंत्रण को अस्वीकार करना कठिन होगा। एलिस ने अपनी योजना का खुलासा किया। तो फिर वह अभी भी सहमत नहीं है? एलिंग ने फिर पूछा। एलिस ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरे पास एक दूसरी योजना है। व्याख्या करना। इस बार क्रैकन पक्ष भी भट्टी के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है। फिर हम पहले की तरह प्रवेश द्वार खोलना जारी नहीं रख सकते, लेकिन प्रवेश करने से पहले एक परीक्षण पास करना होगा। समय आने पर वह निश्चित रूप से भाग लेगा। हम उसे हर जगह निशाना बनाएंगे। वह मूल्यांकन में पास नहीं हो पाएगा। फिर मैं आगे आऊंगा और कहूंगा कि मुझे अन्य तरीकों से भी जगह मिल सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वह मेरी टीम में शामिल हो जाए। क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? एलिस ने गर्व से अपने हाथ अपनी कमर पर रख लिए। एलिंग ने कुछ देर सोचा, सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में एक अच्छा विचार है, और इस बार यह सच है कि हम पहले की तरह अन्य लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। यदि हम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, तो चाहे हम समुद्री राक्षस या रॉकहॉर्न जनजाति का सामना करें, हम बाल बाल बच सकते हैं। जैसा आप कहते हैं वैसा ही करो, उसने कहा। फैंग के, तुम मेरी पकड़ से बच नहीं सकते। एलिस का गर्व बढ़ता गया। फैंग चेन को यह नहीं पता था कि उसे फिर से निशाना बनाया जा रहा है। इस समय वह जादुई अमृत को परिष्कृत कर रहा था, और 7वें स्तर के दानव अमृत केवल स्वर्ण अंडों के लिए नहीं थे। इसका आधा हिस्सा उसे जादुई अमृत को परिष्कृत करने, अपनी साधना में सुधार लाने और अपने मन को प्रबुद्ध करने के लिए दिया जाता है। बेशक, इस बार खरीदे गए संसाधन अधिकतम 2 ही द्वार खोल सकते हैं। यदि आप और अधिक ताओवादी क्षेत्र खोलना चाहते हैं, तो भट्टी के गुप्त क्षेत्र में स्थित खजाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह मूल रूप से दानव हड्डी के माध्यम से कायान त्यानजुन से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। हालांकि, उसके जाने के बाद कायान त्यानजुन गहरी नींद में सो गया, और उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वापसी का 15वां दिन, फैंग चेन अभ्यास कर रहा था जब उसने ज़िया लिंग का संदेश सुना। मास्टर, लिली आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर फैंग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए कहा, वह मुझसे क्या चाहती है? यद्यपि वह उलझन में था, फिर भी उसने कहा, उसे महल में आमंत्रित करो। हाँ, ज़िया लिंग ने व्यवस्था करने का वादा किया। फैंग चेन ने विश्राम कक्ष को साफ करने के बाद हवेली में चला गया। लेकिन जब उसने लिली का पहनावा देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। इस समय लिली ने नौकरानी के कपड़े पहने हुए थे, और ये कपड़े शू हवेली से किराए पर ली गई एक शक्तिशाली नौकरानी के कपड़े थे। जब लिली ने फैंग चेन को आते देखा, तो उसने उसे सलाम किया और कहा, साथी ताओवादी, बहुत समय हो गया मिलते हुए। फैंग चेन ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, बहुत दिनों बाद मिले हो, साथी ताओवादी, तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हो? क्या तुम इस बल में शामिल हो गए हो? लिली ने बार बार अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है। मैंने इस तरह के कपड़े इसलिए पहने क्योंकि बाहर ताकतवर लोग मुझे देख रहे थे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। यहाँ घूर रहे हो? फैंग चेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। कौन है? लिली ने कहा, साथी ताओवादी, क्या आपको मस्सियोन याद है? ये सुनकर फैंग चेन थोड़ा चौंक गया, और फिर उसे काले बाजार में मिले उस एल्फ की याद आ गई। काले बाजार में उसने अपने आप को भी कठोर शब्द कहे और जान से मारना चाहा। लेकिन उस समय मेरे पास अभी भी बहुत सी चीजें निपटाने को थीं, इसलिए मैं इसके बारे में भूल गया। याद है, क्या हुआ था? उसने पूछा। लिली ने कहा, मुझे अभी खबर मिली है कि मैसेन के लोग हाल ही में ट्री हाउस के पास आए थे।
ये स्पष्ट है कि उन्होंने साथी ताओवादी की पहचान की जांच की है और वे आपसे निपटने का अवसर लेना चाहते हैं। फैंग चेन ये सुनकर चौंक गया, लिली की ओर देखा और पूछा, उसे मेरा स्थान कैसे पता चला? मैंने फिर से अपनी पहचान बदल ली है। लिली ने कहा, लिंगजियन द्वीप पर मास परिवार भी काफी शक्तिशाली है, इसलिए इसकी जांच करना मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास जेसन इतना तुच्छ होगा और मामूली विवाद के लिए साथी ताओवादियों को मारना चाहेगा। अच्छा ऐसा है। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ। साथी ताओवादी, हाल ही में बाहर मत जाओ। मास परिवार कमजोर नहीं है, लेकिन कई ग्रैंड मास्टर हैं। हालांकि हम आपको मारने के लिए एक ग्रैंड मास्टर नहीं भेजेंगे, लेकिन दायरे तक पहुंचना बहुत संभव है। लिली ने कहा, सहनशीलता की अंगूठी पर भरोसा करके फैंग चेन की साधना अभी भी झोंग युआन क्षेत्र में थी। बेशक एलिस, जो आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में थी, पहले से ही फैंग चेन के वास्तविक साधना स्तर को देख चुकी थी। फैंग चेन ने सिर हिलाया, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद, साथी ताओवादी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और 1000 राक्षसी गोलियां प्रकट हुईं। मुझे अपने लिए व्यवस्था करने के लिए साथी ताओवादी की आवश्यकता है।